Hello student, welcome back to Matis Data 24/7. This is Anita Sharma, your history mentor. स्टूडेंट, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। इस पूरे चैप्टर को हम माइंड मैप के थ्रू समझने वाले हैं ताकि लास्ट मोमेंट पर एक अच्छी रिवीजन लेकर जाएं और अपने क्वेश्चन के इजीली आंसर्स दे सके, है ना। तो क्या करेंगे, हम इस पूरे चैप्टर को माइंड मैप के थ्रू समझने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा, तभी आपको सारी चीजें क्लियर होगी। और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, तो हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले 1893 से लेकर के और 1898 तक के बीच की बात करेंगे कि इस दौरान कौन कौन सी घटनाएं इंडिया के अंदर घटी थी। तो 1893 के अंदर गांधी जी जो हैं वो साउथ अफ्रीका जाते हैं। कहां से? इंडिया से। ठीक है, फ्रॉम इंडिया। तो बैरिस्ट्री करने के लिए फ्रॉम इंडिया, बैरिस्ट्री करने के लिए गांधी जी 1893 में साउथ अफ्रीका जाते हैं। 1905 से 1907 में इंडिया में स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था और स्वदेशी मूवमेंट के लीडर कौन थे? लाल बाल पाल, है ना। कौन थे? लाल बाल पाल, राइट। ये कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो ये क्या थे? ये स्वदेशी मूवमेंट के लीडर थे। 1905 के अंदर ही एक और यहां पर इंसिडेंट होता है, एक और घटना घटती है। वो क्या होती है? वो थी आपकी पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, वो क्या थी? आपकी पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल का पार्टीशन कर दिया जाता है। फिर बाद में बड़े लेवल पर जब प्रोटेस्ट किया गया कि बंगाल को क्यों दो भागों में बांट दिया गया है, तो लोगों ने बहुत बड़े लेवल पर प्रदर्शन किया था, जिसकी वजह से यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को दोबारा से बंगाल को रीमर्ज करना पड़ा। और रीमर्ज कब किया गया था? रीमर्ज कब किया गया था? 1911 के अंदर। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने 1915 में 9 जनवरी 1915 को, है ना, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आते हैं। 1916 के अंदर गांधी जी ने बीएचयू की ओपनिंग के लिए वहां पर उनको इन्विटेशन आता है और वहां पर फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस भी गांधी जी की देखी जाती है। 1917 के अंदर गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह मूवमेंट किया, जो कि इंडिगो प्लांटर्स को लेकर था। तो 1917 में, तो चंपारण कहां पर है? बिहार के अंदर, है ना। तो 1917 के अंदर चंपारण मूवमेंट स्टार्ट किया गया था इंडिगो प्लांटर्स को लेकर के। और 1918 में दो यहां पर मूवमेंट किए गए, सत्याग्रह मूवमेंट चला गए थे, खेड़ा मूवमेंट और अहमदाबाद मिल वर्कर्स मूवमेंट। तो दोनों ही कहां पर है? ये गुजरात के अंदर है, राइट बच्चे। तो खेड़ा मूवमेंट में पीजेंट के ऊपर बहुत ज्यादा हाई रेवेन्यू टैक्स इंपोज किया हुआ था, तो उस टैक्सेशन को लेकर के उसको थोड़ा सा रिड्यूस करवाना था। और यहां पर अहमदाबाद में जो मिल वर्कर्स थे उनकी कंडीशन, वर्किंग आवर्स को उनको रिफॉर्म करना था। अब हम बात करते हैं किसकी? बात करते हैं हम किसकी? रोलेक्ट एक्ट की। तो रोलेक्ट एक्ट जो था 1819 तक तो बात होगी। अब हम क्या करेंगे? 1990s के ऊपर बात करते हैं। तो 1919 में यहां पर दो फेमस घटनाएं हुई थी। तो एक तो क्या थी? एक तो था आपका रोलेक्ट एक्ट, जिसको ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस एक्ट के दौरान उनको एक ऐसी पॉलिटिकल पावर मिल गई थी जो अपने तरीके से वो लोग पॉलिटिकल एक्टिविटीज को, इंडिया में हो रही पॉलिटिकल एक्टिविटीज को सरप्रेस करेंगे। साथ साथ में डाउट के बेस पर जो भी उनको ऐसा लगता था कि ये उनके खिलाफ कोई, उनके अगेंस्ट जो है वो कोई प्लान कर रहे हैं, तो सिर्फ उनके डाउट के बेस पर उनको अरेस्ट करते थे और जेल में डाल देते। काफी सारे पॉलिटिकल लीडर्स को और जो नॉर्मल पीपल थे उनको, काफी सारे लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। और कस्टडी के दौरान उनको बहुत ज्यादा मारा पीटा जाता था, जिससे बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। तो इसी के प्रोटेस्ट को लेकर गांधी जी क्या करते हैं? प्लान करते हैं। और 13 अप्रैल, जो कि बैसाखी का दिन होता है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, यानी कि जलियांवाला बाग मैसेकर, जिसमें कि निर्दोष लोगों को भी मार दिया गया था, जो कि वहां पर बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए थे। अब हम बात करते हैं क्या 1990s और 20 के अंदर ही 1919 और 20 के अंदर ही खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होता है ना। क्या होता है? खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होता है। तो ये मुस्लिम कम्युनिटी के जो अली ब्रदर्स थे, तो जिनको अली ब्रदर्स के नाम से मतलब शौकत अली और मोहम्मद अली, तो इन दो ब्रदर्स ने क्या किया था? खिलाफत कमेटी का गठन किया था। और यही खिलाफत कमेटी के दोनों लीडर्स गांधी जी के पास आकर के और इस तरीके से अपनी हेल्प मतलब करने के लिए बोलते हैं। और गांधी जी को ये गोल्डन चांस लगता है कि हम अगर मुस्लिम्स की हेल्प करेंगे तो आने वाले टाइम में मुस्लिम भी हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? खिलाफत मूवमेंट में उनका साथ दिया। खिलाफत मूवमेंट में डिमांड क्या थी मुस्लिम कमेटी की? उनके जो स्पिरिचुअल हेड थे उनका वापस से, उनकी जो एक जो पावर थी उसको वापस से लेकर आना था, जो पहले स्टेटस था वर्ल्ड वॉर से पहले। नेक्स्ट बात करेंगे चौरी चौरा इंसिडेंट होता है। तो यहां पर दो चीजें 1990s के अंदर ये खिलाफत मूवमेंट और 1920s के अंदर 1919 के अंदर खिलाफत मूवमेंट और 1920 के अंदर ही उसके पैरेलली क्या चल रहा था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, जो कि गांधी जी ने
चलाया था। तो ये चौरी चौरा इंसिडेंट होता है, तो ये ठीक ठाक से चल रहा था 1920 से लेकर के 1922 तक, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन चौरी चौरा के इंसिडेंट की वजह से गांधी जी ने ये अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो कॉल ऑफ कर लिया था। तो क्वेश्चन आता है कि गांधी जी ने अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि एनसीएम किसकी वजह से कॉल ऑफ किया था? तो चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से। चौरी चौरा इंसिडेंट क्या था कि यहां पर एक पुलिस स्टेशन में 22 पुलिस वालों को जिंदा जो है वो जलाकर मार दिया गया था। तो इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने क्या कर दिया? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया। महात्मा गांधी को जो है इसी के दौरान 1922 के दौरान ही महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया और 1924 में उनको जेल से रिहा कर दिया गया। फरवरी 1924 में एंड नाउ द चोज द डिवोटीज एंड द अटेंशन 1920 फरवरी 1924 था तब से लेकर के और 1928 तक गांधी जी ने इस दौरान जो है वो क्या किया? गांधी जी ने बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स किए। हालांकि एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया पॉलिटिकल एक्टिविटीज के अंदर, लेकिन वो इनडायरेक्टली लोगों को बोलते थे कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम बढ़ो आगे। जब वो क्या कर रहे थे उस दौरान वो सोशल रिफॉर्म्स कर रहे थे, है ना। तो यहां पर हम बात करेंगे। अब यहां तो इस दौरान गांधी जी ने खादी को भी प्रमोट किया था, काफी सारी चीजों को मतलब लेकर के, चरखा भी प्रमोट किया था कि हर एक इंडियन को एक क्या होता है, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, है ना। तो काफी सारे लोगों को चरखा चलाने की भी उनको क्या बोला था, उनको मोटिवेशन दिया गया था, इंस्पायर किया गया था कि तुम लोग अपने से स्टैंड कर सकते हो। तो किसी के सामने हाथ फैलाने के बजाय तुम लोग चरखे से अपना क्या करो, अपना खादी बनाओ और उसको सेल करके थोड़ा सा अपना क्या कर सकते हो, गुजर बसर कर सकते हो। अब यहाँ पर 1928 के अंदर बात करते हैं ना। तो ये सारा का सारा 1924 से और 1928 तक के बीच में गांधी जी सोशल रिफॉर्म्स कर रहे थे। 1928 के अंदर साइमन कमीशन आता है ना। तो साइमन कमीशन क्या था? साइमन कमीशन एक ऐसा कमीशन था जो कि इंडिया के पॉलिटिकल फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए इंडिया आया था और इसमें इंडियन की भागीदारी, कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं देखी गई, जिसके अगेंस्ट जो है इंडियंस ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। एक बहुत अच्छी खासी भीड़ जो है साइमन कमीशन के अगेंस्ट जो है वो नारेबाजी करने लगे। साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए जाने लगे और इस भीड़ को लीड कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय की डेथ जो है, जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या ब्रिटिश ऑफिसर्स ने अपने पुलिस ऑफिसर को लाठीचार्ज का यहां पर ऑर्डर दे दिया गया था, तो उनकी लाठी से ही और क्या होता है, लाला लाजपत राय के सर पर लाठी लगती है और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा लाहौर सेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाहौर सेशन कब हुआ था? 19 दिसंबर 1929 के अंदर हुआ था। लाहौर सेशन के अंदर ही जो है वो पूर्ण स्वराज की यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंसी की डिमांड को रखा गया था और पहली बार 26 जनवरी 1930 को पहली बार हमने रिपब्लिक डे यानी कि पहली बार हमने झंडे के साथ में अपने इस इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया था। इसी वजह से 26 जनवरी को आज तक जो है वो इंडिपेंडेंस डे के रूप में, रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। ऑब्जर्व विद द नेशनल फ्लैग। दांडी मार्च होता है 1930। देखो ये सारा हम क्या चल रहे हैं, ये सारा सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। तो ये देखिएगा कि पूरा का पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये जो पूरा का पूरा आपको बताया गया है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आगे पीछे नहीं है, इसको सीक्वेंस में लगाया गया और सीक्वेंस में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो दांडी मार्च जो है वो 12 मार्च 1930 को हुआ था। अब ये दांडी मार्च क्या था कि पूरे मतलब इंडिया के अंदर ना नमक पर कानून, टैक्स लगाया हुआ था, है ना। तो टैक्स ऐसा था, मतलब नमक जैसी एक जो एसेंशियल आइटम होता है, सॉल्ट हमारे उसका फूड का एक नेसेसरी पार्ट होता है, अगर उसी पर ब्रिटिशर्स ने अगर टैक्स लगाया हो तो वाकई में ये इनजस्टिस था। तो गांधी जी ने काफी बार उनको बोला कि आप ये जो है टैक्स को रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए, क्योंकि ये हर कोई इसको खरीदता है और हर कोई खरीदेगा तो उनकी पॉकेट में पैसा जाएगा। तो गांधी जी के बहुत कहने पर भी जब वो नहीं माने तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च अपना स्टार्ट कर दिया, यानी कि सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया। और ये क्या कर रहे थे, साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को ये अपने 78 फॉलोवर्स के साथ में चलते हैं और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ते हैं। राइट। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि व्हाई द सॉल्ट सत्याग्रह, है ना, कि सॉल्ट सत्याग्रह ही क्यों। अब इसका क्वेश्चन का आंसर जो है मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख कर दोगे। राइट। तो यहां पर क्यों देखा गया है कि सत्याग्रह को क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी गई थी, तो इसके दौरान हम क्या करेंगे, इस चीज को और भी ज्यादा डीप में समझेंगे हम। क्या सॉल्ट मार्च नोटेबल द 3 रीजन। तो सॉल्ट मार्च को यहां पर 3 बेसिक रीजन की वजह से इंपॉर्टेंस दी जाती है, माना जाता है कि क्यों ये इतना पॉपुलर हुआ। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब कब हुई थी और फिर अदर इंपॉर्टेंट इवेंट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉल्ट मार्च की। सॉल्ट मार्च के 3 रीजन है जिसकी वजह से इसको बहुत ज्यादा
पॉपुलर समझा जाता है, इंपॉर्टेंट समझा जाता है, तो वाइडली कवर्ड, तो इससे जो है वो पूरे न सिर्फ इंडिया के अंदर बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एक तरीके से इंडिया पर जो है वो नजर रखी जाने लगी कि अब इंडियंस का अगला कदम क्या होगा, गांधी जी का अगला कदम क्या होगा, जो उन्होंने ब्रिटिशर्स को टक्कर देने के लिए उन्होंने ये जो कदम उठाया था, राइट। तो पूरे वाइडली जो है इसको कवर किया गया। यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज की जो प्रेस थी वो भी इस न्यूज को अपने आर्टिकल्स में जो है अपने न्यूज़पेपर वगैरह में उसको पब्लिश करने लगी कि अब ये हो रहा है इंडिया के अंदर, अब ये हो रहा है। तो पूरे वर्ल्ड वाइड नेशंस जो है वो उसको कवर किया जाने लगा। वुमेन की पार्टिसिपेशन पहली बार देखी गई थी। ब्रिटिशर्स रियलाइज दैट अब थर्ड पॉइंट क्या आता है कि ब्रिटिशर्स को भी अब लगने लगा था कि इंडियंस को थोड़ी पावर देनी चाहिए, नहीं तो ये इस तरीके से पॉलिटिकल एक्टिविटीज करते जाएंगे जो कि उनके लिए उसको सरप्रेस करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसकी जो सिग्निफिकेंस थी ये पूरी की पूरी थी। तो इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में ये 3 रीजन आपको बताने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर क्या, नेक्स्ट बात करते हैं राउंड टेबल्स की। तो नवंबर 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल हुई थी। उसके बाद फर्स्ट राउंड टेबल जो थी वो फेल हो गई थी क्योंकि इंडियन की तरफ से यहाँ पर किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो ये सारी की सारी राउंड टेबल लंदन में होती थी, जो कि बातचीत करने के लिए इंडिया से कोई रिप्रेजेंटेटिव जाता था और वहां पर बातचीत करता था और इस तरीके से बातों का सोल्यूशन निकाला जाता था। तो पहली फेल हो जाती है। सेकंड जो थी वो जनवरी 1931 में गांधी इरविन पैक्ट के साथ, यानी कि गांधी जी को यहाँ पर गांधी जी को बुलाया जाता है अपने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर। इसमें गांधी जी इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव बन के गए थे, मुस्लिम लीग की तरफ से भी और मतलब कांग्रेस की तरफ से भी, तो सबकी तरफ से गांधी जी वहां पर रिप्रेजेंटेटिव बनकर गए थे और वहां पर गांधी जी को बोलने का मौका नहीं दिया गया बिल्कुल भी, और गांधी जी डिसअपॉइंटेड होकर वापस आ जाते हैं, है ना। और इसी के दौरान ही गांधी इरविन पैक्ट जो है 1931 में हुआ था। तो इसके दौरान बोला गया था, गांधी इरविन की तरफ से बोला गया था कि जो है आप अपने जो भी उनके जो देसी रियासतों के राजा है उनकी आर्मी को बोलो, यानी कि उनको बोलो कि वो अपने सोल्जर्स को हमारी तरफ से लड़ने के लिए वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करें, है ना। और फिर जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा तो हम जो है वो तुम्हें पॉलिटिकल पावर भी देंगे और कुछ जो है वो साथ साथ में तुम्हें रूल करने की थोड़ी बहुत भी अलाउंस दे देंगे, है ना। तो इस तरीके से उनको बोला गया था। तो ये गांधी इरविन पैक्ट था। और गांधी जी की तरफ से कुछ 11 डिमांड्स रखी गई थी, जिसमें सॉल्ट भी था, जिसमें बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स को जो प्रेजेंट किया था उनको रिलीज करना था, है ना। और एक तरीके से यह शॉर्टी देना था कि जो वर्ल्ड वॉर के बाद में किस तरह से उनको पॉलिटिकल पावर दी जाएगी। तो ये दोनों के बीच में एक पैक्ट साइन होता है, ठीक है। राउंड टेबल सेकंड राउंड टेबल हुई थी और उसके बाद 1932 में क्या हुआ था, थर्ड राउंड टेबल हुई थी, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं अदर इंपॉर्टेंट इवेंट्स की। द कांग्रेस मिनिस्टर रिजाइन था। तो क्वेश्चन क्या आता है कि गांधी जी जब रिप्रेजेंटेटिव्स बनकर गए थे और इस तरह से पैक्ट को साइन करके आ गए थे, तो यहाँ पर कांग्रेस ने उनकी इस बात को लेकर के और कांग्रेस मिनिस्टर्स ने क्या किया था, रिजाइन कर दिया था। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है और रिजाइन किया था अक्टूबर 1939 के अंदर। पाकिस्तान रेजोल्यूशन मार्च 1940, है ना। तो पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो था 1940 के अंदर पाकिस्तान रेजोल्यूशन लिया जाता है। इसमें कहा गया था कि अब पाकिस्तान जो है वो एक अलग नेशन बनेगा, राइट। तो ये रेजोल्यूशन लिया गया था। इंडिविजुअल सत्याग्रह ये कब चलाया गया था, 1940 से लेकर 41 के बीच में। क्रिप्स मिशन जो है कब आया था, 1942 के अंदर आया था। तो क्रिप्स मिशन जो है वो क्या हो जाता है, क्रिप्स मिशन जो है वो इंडिया के पॉलिटिकल पावर को फिर से जो है वो डिसाइड, पॉलिटिकल फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए आता है, लेकिन फिर से ये क्या होता है, ये फेल हो जाता है। तो यहाँ पर तीनों की क्या देखी गई थी, तीनों की ही यहाँ पर देखी गई थी। क्रिप्स मिशन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के और कांग्रेस के और मुस्लिम लीग के बीच में तीनों में बातचीत होती है, लेकिन किसी न किसी बात को लेकर के दोनों में डिसएग्रीमेंट हो जाता था। तो थोड़े दिन तो ठीक है कि चीजें ठीक ठाक चलती रही, कि उन्होंने जब एग्री कर दिया था इस बात को लेकर के कि हाँ ठीक है, इतनी पावर इनकी, इतनी पावर इनकी, लेकिन थोड़े दिन बाद फिर से वो सारी चीजें सेग्रीगेट हो जाती हैं। तो इस तरीके से ये जो क्रिप्स मिशन है फेल हो जाता है। फिर उसके बाद 1942 के अंदर, अगस्त 1942 के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होता है। एक ये बहुत ही बड़े लेवल पर गांधी जी ने ये जो है नेशनल मूवमेंट स्टार्ट किया था, जिसमें हर कोई पार्टिसिपेट कर रहा था, चाहे वो किसी भी फील्ड से था, किसी भी कम्युनिटी से था, हर कोई इससे पार्टिसिपेट कर रहा था। और इसी के दौरान गांधी जी ने करो या मरो यानी कि डू एंड डाई का नारा दिया था। कैबिनेट मिशन जो है वो 1946 के अंदर आता है। डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को किया जाता है। डायरेक्ट एक्शन डे में क्या होता है, कलकत्ता किलिंग भी आप इसमें कर सकते हो कि इसमें बहुत बड़े लेवल पर किलिंग हुई थी, है ना। हिंदू मुस्लिम का बहुत बुरी तरीके से झगड़ा हुआ था और दोनों एक दूसरे को मार रहे थे, है ना। और साथ साथ में यहाँ पर डायरेक्ट एक्शन डे इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लोगों से वोट करवाया जा रहा था कि कौन लोग पाकिस्तान के फेवर में है, तो वो डायरेक्ट एक्शन डे कहलाता है। अब हम बात क्या करेंगे, फरवरी 1947 के अंदर वॉवेल वॉज रिप्लेस वॉज द, तो 1947 के अंदर, फरवरी 1947 में वॉवेल वॉज रिप्लेस्ड एज द वायसरॉय बाय द लॉर्ड माउंटबेटन, है ना। तो वॉवेल के रिप्लेस कौन करता है, माउंटबेटन करते हैं, राइट बच्चे, 1947 के अंदर।
तो वॉवेल वाज रिप्लेस्ड एज वॉइसरॉय बाय लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट अब बात करेंगे द लास्ट हीरोटिक डेज। तो जब ये पूरी तरीके से जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हो गए, दो अलग अलग नेशंस बन गए हैं ना, तो एक तरफ खुशी का माहौल था तो एक तरफ दुख का माहौल भी था। तो गांधी जी ने इस पार्टीशन को बचाने के लिए काफ़ी कोशिश भी की, और इस दौरान जो है हिंदू मुस्लिम को समझाया जाने भी लगा। तो मुस्लिम के पास जा करके लोगों को समझाया कि पुरानी दुश्मनी को भूल करके एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करें। लेकिन इसी दौरान जो है नाथूराम गोडसे जो कि एक ब्राह्मण था, उसको लगता था कि गांधी जी जो है मुस्लिम्स को ज़्यादा क्या करते हैं, मुस्लिम्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, उन्हीं को ज़्यादा पूछते हैं, उन्हीं की ज़्यादा मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को शूट कर दिया जाता है। नाथूराम गोडसे की गोली का शिकार वो हो जाते हैं और गांधी जी की डेथ हो जाती है ना। गांधी जी के बारे में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, कहाँ से, उनकी स्पीचेस से, उनके जो लेटर्स लिखे हुए थे उनसे, उनकी ऑटोबायोग्राफी से, उनकी बायोग्राफी से। तो काफ़ी जगहों से नेशनल जो हमारे जो म्यूजियम में वो रखे गए हैं, नेशनल म्यूजियम में उनके जो न्यूज़पेपर की कटिंग्स वगैरह रखी गई है, तो काफ़ी सारी चीज़ों से हमें पता चलता है। क्लियर? तो ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है हमने क्या कर लिया, रिकॉल कर लिया। अब आपके लिए CUET के लिए एक बेहतरीन तैयारी के लिए अड्डा 24/7 की तरफ से आपको दिया जा रहा है एक बहुत ही बेहतरीन तोहफा, जिसमें आपको महापैक के साथ में आपको क्या की जा रही है, प्रतिज्ञा जो सिलेक्शन किट है वो भी दी जा रही है। तो आप क्या करोगे बच्चे, इस प्रतिज्ञा बैच ना ये एक ऐसा क्रैश कोर्स है जो कि आपको CUET में 100 परसेंटाइलर बना सकता है। तो अगर आपका भी सपना है कि मुझे 100 परसेंटाइलर बनना है और मैं भी अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूं, लेकिन ये सभी पॉसिबल होगा जब आप एक अच्छे लेवल की तैयारी करके जाएंगे। और अच्छे लेवल की तैयारी करने के लिए आप हमारा प्रतिज्ञा बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें क्या होगा, आपकी जो है वो आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के टेस्ट भी इसमें इंक्लूड करवाए जा रहे हैं। तो आज ही जाकर के प्रतिज्ञा बैच या महापैक को एनरोल करेंगे और अपनी आज ही से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे। एनरोल करने के लिए और स्पेशल डिस्काउंट के लिए Y489 कूपन कोड यूज कीजिएगा। ये तीनों के लिए, चाहे वो साइंस का है, कॉमर्स का है, आर्ट्स का है या फिर GT लैंग्वेज लेना चाहता है ना, तो सभी के लिए है। और कूपन कोड सबके लिए सेम रहेगा Y489। इसको एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, एनरोल करने के लिए इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड करना है ना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अड्डा 24/7 की ऐप को आपने डाउनलोड किया, देन उसके बाद आप ऑल कोर्सेज पर जाएंगे। ऑल कोर्सेज पर जाकर के आप क्या करेंगे, ऑल कोर्सेज पर जाकर के UG PG एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करेंगे, UG पे क्लिक करेंगे, देन आप आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, वटेवर जो भी है ना। तो यहाँ पर ये अब होगी प्लस मोड पे तैयारी। अभी क्यों कहा गया, क्योंकि इन बुक्स के साथ में, इस कोर्स के साथ में, क्रैश कोर्स के साथ में अब आपको बुक्स भी प्रोवाइड की जा रही हैं, सिलेक्शन किट भी दी जा रही हैं। तो जाकर के इसको बाय नाउ करोगे, बाय नाउ करके कूपन कोड लगाओगे Y489 और इसको परचेज करके अपनी तैयारी को एक नया आयाम दीजिए, है ना, और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करके 100 परसेंटाइल बनने का सपना जो है वो पूरा कर सकते हो, है ना। जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी हिस्ट्री, और हिस्ट्री और पॉलिटी में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा बच्चे जो है वो 100 परसेंटाइलर बनते हैं, लेकिन वही बच्चे 100 परसेंटाइलर बनेंगे जिसकी नॉलेज कंप्लीट होगी। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल।